नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे आज बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत काम आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो। लेकिन उससे पहले छोटी सी ज़रा सी मेरी बात कर लेता हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी भी भाई बहन किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो अपने फर्स्ट पेपर जीके जो सेकंड ग्रेड है ना, और सेकंड पेपर में एसएसटी विषय के नोट्स अपने पास उपलब्ध हैं। और एसएसटी विषय के बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे नोट्स है जीके के और एसएसटी के। और आपको अगर मंगवाना है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है टारगेट विद सुरेंद्र के नाम से, इसको ज़रूर सपोर्ट करें। आपका ये सपोर्ट बहुत मुझे मोटिवेट करता है। और मैं खुद एक वरिष्ठ अध्यापक हूँ और वर्तमान में मैं सेवा दे रहा हूँ। और इसी के साथ में आज का जो मेन बिंदु अपना अपन उस पर बात करेंगे, 3-4 जो मेन बिंदु है अपने उस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज जो हमारा मेन बिंदु है वो ये है कि 2-3 मेन बिंदु है। एक तो अगर आप फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं सेकंड ग्रेड में, है ना, फर्स्ट रैंक या टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 100 में अगर आप आना चाहते हैं और सिलेक्शन तो श्योर हो ही जाए आपका, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं और आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको करनी पड़ेगी, है ना। किस तरह से अगर आप तैयारी करें तो आप चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका सेकंड सब्जेक्ट कोई सा भी हो, उसमें तो आपकी पकड़ होनी चाहिए। देखो, एसएसटी का तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे मेरे पास में कंटेंट अच्छा है तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। बाकी आपका सब्जेक्ट जैसे किसी का संस्कृत है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, लेकिन वो अपना सब्जेक्ट तो अपने स्तर पर अच्छा तैयार करे, है ना। जहाँ से वो करे, चाहे कोचिंग ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं ना। लेकिन फर्स्ट पेपर में आप कैसे अधिकतम नंबर ला सकते हैं, अधिकतम का मतलब आप 90-95 तक का स्कोर कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, विश्वास मानिए ना। और टॉप 10 या फर्स्ट रैंक तक आप ला सकते हैं। उसके लिए बस 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा, उसको फॉलो आपको करना है। अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई डाउट रह जाएगा अपने और आपके बीच में, जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको, है ना। तो फिर मुझे नहीं लगता आपके बीच में कोई डाउट रह जाएगा, है ना। तो देखो, यहाँ पर जैसे आपके सिलेबस में मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आपके सिलेबस में दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंबोर और जालोर, ऐसे ही आपके सिलेबस दिया हुआ है। पूरा सिलेबस आरपीएससी द्वारा स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है। यानी यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्स्ट रैंक लानी है, टॉप 10 में आना है, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझे। जैसे मैंने ये सिलेबस का एक बिंदु आपके सामने लिया है, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंबोर और जालोर, ये आपके सिलेबस में दिया है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में पढ़ना क्या है कि मेवाड़ में ऐसे कौन से शासक रहे, या मेवाड़ का उस समय जब दिल्ली में कौन शासक थे, या दिल्ली सल्तनत के समय मेवाड़ के साथ में जो रिलेशन रहा है, चाहे वो संघर्ष वाला रहा है या चाहे मित्रता वाला रहा है, वो आपको संबंध पढ़ना है। तो इसमें एक्चुअल में आएगा क्या, मेवाड़ के अंदर आपके, हालांकि अपवाद स्वरूप एक बार कुंभा का प्रश्न पूछा गया है, बाकी कुंभा का प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो उसमें आपको पढ़ना क्या है, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध में आपको, एक तो आपको पढ़ना है मेवाड़ के अंदर मेनली आपको पढ़ना है एक तो जो आपको रावल रतन सिंह है ना, रावल रतन सिंह, और एक आपको सांगा। सांगा भी आपको केवल सल्तनत में खातौली और बाड़ी के युद्ध वही पढ़ने हैं, खातौली और बाड़ी का युद्ध और सांगा के बारे में थोड़ा बहुत, है ना। और फिर रणथंबोर में जो रणथंबोर के जो चौहान हुए, उनका संघर्ष हुआ दिल्ली के सल्तनत के साथ में, जैसे उसमें मुख्य रूप से हमीरदेव चौहान है। और जालोर के अंदर जो आपके साथ दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष हुआ, उसमें जैसे कानड़ देव चौहान है, और शिवाना का जो है वो है आपके कानड़ देव का जो भतीजा था,
सातल देव है ना, जिसको शीतल देव भी बोलते हैं, है ना, और सोमदेव उसका दूसरा भतीजा है ना, वो थे। तो उनके साथ जो संबंध रहे, जो लड़ाई हुई, जो संघर्ष हुआ, वो आपको पढ़ना है एक्चुअल में। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके सिलेबस में एक्चुअल में है क्या, वो बिंदु आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और मुझे पढ़ना क्या है ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके देखो मेवाड़ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेवाड़ की पृष्ठभूमि आपको पढ़नी चाहिए, है ना। पृष्ठभूमि पढ़ने से क्या होता है कि एक्चुअल में अपन डायरेक्ट सांगा पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कुछ आपको इस तरह से बताने की कोशिश करी कि जैसे गुहादित्य या गुहिल सबसे पहला राजा हुआ जो मेवाड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद में महेंद्र द्वितीय का नाम मिलता है, उसके बाद में बप्पा रावल और काल भोज का नाम मिलता है, और उनके बाद में शिलादित्य, अपराजित, काल भोज, खुमाण तृतीय, भर्तरी द्वितीय, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अल्लट, नरवाहन आदि के नाम मिलते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शक्ति, कुमार और रण सिंह। और रण सिंह के समय से क्या होता है, मेवाड़ की दो शाखा डिवाइड हो जाती है। मेवाड़ की एक शाखा रावल शाखा जो श्याम सिंह द्वारा स्थापित है, और एक सिसोदिया जिसको हम राणा, जिसमें राणा प्रताप, राणा सांगा, ठीक है ना, जो जो ये राणा जो लगाते हैं या महाराणा जो लगाते हैं वो वाली शाखा, ये दो शाखा। और एक रावल जो आपने नाम सुना होगा, रावल रतन सिंह, जिस पे आपकी एक मूवी बनी थी पद्मावत, है ना, पद्मावत या पद्मनी जो मूवी थी वो बनी थी, वो इसी रावल रतन सिंह की और जो पद्मिनी की कहानी है, स्टोरी है चित्तौड़ के किले वाली, उसी पे बनी हुई है। तो रावल शाखा यहाँ से डिवाइड हो गई, है ना, और यहाँ से राहत ने अलग राणा वाली शाखा डिवाइड कर दी है ना। तो ये वाली जो शाखा है इसमें से आपको केवल आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में देखो जेत्र सिंह के बारे में, तेज सिंह के बारे में, केवल इन राजाओं का क्रम थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इनका संघर्ष इतना ज़्यादा नहीं हुआ दिल्ली सल्तनत के साथ, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का इनकी हल्की फुल्की मुठभेड़ उनकी रही है ना, अनबन जिसको बोल सकते। तो यहाँ पर क्रम वो आपसे पूछ सकता है। बाकी मेनली आपको क्या पढ़ना है, रावल रतन सिंह आपको पढ़ना है। और इधर मैं बात करूँ तो इधर आपको पढ़ना है राणा सांगा। राणा सांगा आपको मेनली पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के साथ में, यानी मेवाड़ में से आपको रावल रतन सिंह मेनली देखना है और राणा सांगा मेनली देखना है। ये दो राजा आपको देखना है। अभी मैंने टॉपिक हेडिंग बताया ना, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध मेवाड़। मेवाड़ में केवल रावल रतन सिंह और राणा सांगा, और राणा सांगा भी खानवार वो अलग टॉपिक है। खानवा जो युद्ध हुआ, ठीक है ना, और महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के साथ युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ महाराणा प्रताप का अकबर के साथ में, जो वो अलग है। वो आएगा मुगल और राजस्थान, मुगल और राजस्थान, जिसमें आपके महाराणा प्रताप सांगा दे रखा है। यहाँ पर सांगा किस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है, सांगा केवल आपको सांगा का आपको खातौली और बाड़ी का दो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ में, मेनली वो सिलेबस में आपके। और रावल रतन सिंह का जो दिल्ली सल्तनत के साथ में जो रावल रतन सिंह का संघर्ष हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मुख्य रूप से, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद में क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पर देखो जेत्र सिंह, और उसके बाद में जैसे रणथंभौर की चौहान आ जाते हैं। तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि आप टॉपिक किस तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे है ना, जैसे सबसे पहले तो देखो इसमें मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर का चौहान राजा हुआ है ना, की पराजय के बाद उसके पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक बनाया गया, किंतु गोविंद राज के भाई हरिराज द्वारा अजमेर पर अधिकार कर गोविंद राज को अजमेर से भगाए जाने के बाद गोविंद राज ने रणथंभौर में शरण ली, और 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ पर आपको फाउंडर पूछ सकते हैं कि रणथंभौर के चौहानों का फाउंडर कौन थे, गोविंद राज। उसके बाद में बहुत सारा लंबा चौड़ा है, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, आपको मैं शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ, है ना। फिर हमीरदेव चौहान आ जाता है। मेनली आपको हमीरदेव चौहान पढ़ना है ना। तो हमीरदेव चौहान जो पढ़ना है वो उसका समय, हमीरदेव चौहान की एक एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है।
और जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम मुझे देना पड़ेगा। हमीरदेव चौहान में हल्का सा आपको पढ़ा के बता रहा हूँ, है ना। जेत्र सिंह और हीरा दे का पुत्र जेत्र सिंह ने अपने शासनकाल में ही जीवित रहते हुए अपने पुत्र हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी हमीरदेव 1282 में ही राजा बन गए रणथंभौर के, और राजा बन गए। और हमीर इस वंश के अंतिम एवं सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। हमीर ने अपनी दिग्विजय की नीति का आरंभ करते हुए चित्तौड़ के समर सिंह, भीमरस के अर्जुन और आबू के प्रताप सिंह एवं धार के भोज, परमार इत्यादि राजाओं को पराजित किया। अपने सैन्य अभियानों की समाप्ति पर हमीर ने कोटि यजन यानी अश्वमेध यज्ञ के समान एक राज्योत्सव किया था, का आयोजन किया। ये यज्ञ राजपुरोहित, अब देखो ये कोटि यजन जो यज्ञ किया ना, ये इसके राजपुरोहित कौन थे? विश्वरूप थे। ये एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट है। हमीर ने अपने जीवन काल में लगभग 16 युद्ध जीते। कई हमीर के बारे में कथन सत्य और असत्य में पूछा जा सकता है कि हमीर ने अपने जीवन काल में कुल 16 युद्ध जीते, ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये सत्य कथन है ना। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध की थी। हालांकि अलाउद्दीन से पूर्व उसके जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी के साथ भी संघर्ष हुआ था, तो उसके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस संघर्ष में जलालुद्दीन खिलजी की को असफलता हाथ लगी। हमीर देव बनाम जलालुद्दीन खिलजी, यानी सबसे पहले तो हमीर का जो संघर्ष हुआ, अलाउद्दीन के चाचा जो थे जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। और उस समय रणथंभौर जो ठीक दिल्ली की ठीक नाक के नीचे दम करके बैठा हुआ था, वो था हमीर देव रणथंभौर का दुर्ग, है ना। तो सन 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहे जाने वाले जाइन, अब ये जाइन इंपॉर्टेंट, जाइन का दुर्ग क्या है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहलाता है। किले पर अपना अधिकार कर लिया। और जाइन विजय के बाद जलालुद्दीन ने 1292 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग की विशालता और अभेद्यता तथा हमीर की तैयारियों से घबराकर यह कहकर लौट गया कि ऐसे 10 किले को वह मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यानी हमीर देव चौहान की इतनी गजब की तैयारियां थी रणथंभौर दुर्ग में कि जलालुद्दीन खिलजी उसको जीतने को आया, लेकिन रणथंभौर में हमीर की तैयारियां देखकर उसने क्या कहा? वो कहते हैं ना कि बिल्ली जो आपके अगर लोमड़ी को अंगूर अगर हाथ नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं, वैसे ही जलालुद्दीन को लगा कि नहीं, मैं तो इस रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सकता। तो उसने एक डायलॉग फेंक दिया, है ना, ऐसे 10 किलो को वह मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। और ये डायलॉग सीधा सीधा एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और वापस पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमीर की जो लड़ाई है वो है अलाउद्दीन खिलजी की। मैं ये बता रहा हूँ आप टॉपिक कैसे तैयार करें, है ना, टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे अभी ये डायलॉग ध्यान रखना था आपको, कोटि यजन यज्ञ, उसका पुरोहित कौन था? विश्वरूप, है ना। हमीर राजा कब बना? 1282 में, है ना। और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके दुर्ग को जीत लिया धोखे से, है ना। ऐसे अगर ओरिजिनल अगर लड़ाई होती जिसमें विश्वासघात नहीं होता तो हमीर को पराजित करना असंभव था। सच बात ये है। हमीर देव चौहान अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था, और इस हट के संदर्भ में एक दुआ प्रसिद्ध है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंह है, शेरनी जो होती है, शेर या शेरनी जो होता है, वो बच्चे को एक ही बार जन्म देते हैं ना, और सतपुरुष भी एक ही बार अपने वचन देता है, उसके बाद में दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। सतपुरुष जो होता है उसका एक वचन काफ़ी होता है, उसने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। कदली फलत एक बार, यानी केले के पौधे पे जो फल लगता है वो भी एक बार ही लगता है। तिरिया तेल, यानी जो कुंवारी लड़की होती है उसकी जो शादी ब्याह होता है, जब एक बार ही तेल चढ़ता है, दूसरी बार नहीं चढ़ता है। और हमीर जो हट करता है
वो भी एक ही बार करता है, ठीक है ना। हमीर हट तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी इस दोहे का मतलब ये समझ ही गएंगे कि ये सब बातें एक ही बार हो रही है, तो हमीर भी हट एक ही बार करता है ना। एक बार उसने कमिटमेंट ठोक दिया तो वो फाइनल कमिटमेंट है। तो इसीलिए इस हट वश ही हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के एक मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह थे और एक केहबरू नाम का एक व्यक्ति था। दो व्यक्ति थे, एक तो मीर मोहम्मद शाह और केहबरू। अब ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। इनको शरण दी थी हमीर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमीर से अपने विद्रोही मीर मोहम्मद शाह एवं केहबरू को मांगा, लेकिन हमीर द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किए जाने के कारण अलाउद्दीन ने हमीर पर आक्रमण कर दिया। यानी ये कारण बताया जाता है कि मीर मोहम्मद शाह और केहबरू एक तरह से अलाउद्दीन से धोखेबाजी करके हमीर के पास में आ गए और हमीर से बोला कि हमें आपके पास में शरण चाहिए, नहीं तो अलाउद्दीन हमें मार देगा। तो हमीर ने कहा कि हमारे तो यहाँ पर मेहमान जो होते हैं वो भगवान के बराबर होते हैं और आप तो शरण मांग रहे हो, ठीक है ना, आप तो हमारे मेहमान हो, आपको हम कैसे मना कर सकते हैं, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही गंवानी क्यों न पड़े, लेकिन आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और अलाउद्दीन को साफ साफ पैगाम भिजवा दिया कि हम मोहम्मद शाह और केहबरू को नहीं देंगे, आपके जो आए मर्जी करो। लेकिन उन हमीर ने संरक्षण प्रदान किए जाने के कारण अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। फिर अलाउद्दीन ने डिसाइड किया कि भाई नहीं, अगर वो नहीं सौंप रहा है तो हम क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। वैसे भी दिल्ली के निकट था और वो रास्ते में पड़ता था, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, उसको जीतना बहुत ज़रूरी था। तो उसने क्या किया कि अलाउद्दीन ने सीधा रणथंभौर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। पहले उसने अपने सेनापति भेजे, फिर खुद आया और फिर धोखे से उसने रणथंभौर को जीत लिया। ये पूरी कहानी है, इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ। इसको इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करें, इसके बाद में जैसे लास्ट में क्या करें, जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आरपीएससी ने पूछे। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जैसे रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना। अब आपको क्या, अगर आपने ढंग से अगर टॉपिक को पढ़ा होगा ना, तो इस क्वेश्चन में कोई कठिन प्रश्न नहीं है। सबसे पहले रणथंभौर 1301 में जीतता अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में 1303 में चित्तौड़ को जीत लेता है। उसके बाद में 1308 में सिवाना को जीत लेता है और 1311 में जालोर को जीत लेता है। तो इस तरह से रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर, यानी ए सी डी और बी, ए सी डी और बी, ए सी डी और बी, यानी ये पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्यों आक्रमण किया, कारण पूछा है। आरपीएससी के प्रश्न है, आप इसको हल्के में मत लेना, आरपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। अभी पढ़ा था कि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, जो केहबरू था और मीर मोहम्मद शाह, उसको शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। जब चित्तौड़ उसने जीत लिया तो चित्तौड़ को उसने क्या नाम दिया, चित्तौड़ को उसने नाम दिया खिजराबाद। खिज्र खां उसका पुत्र था, उसको चित्तौड़ का दुर्ग सौंप दिया और उसको क्या नाम दिया, खिजराबाद। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आरपीएससी ने पूछे ये प्रश्न। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था चंदेल वंशीय, चौहान वंशीय, गुहिल वंशीय, परमार वंशीय। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि आपके भले ही सिलेबस में रावल रतन सिंह हो, यहाँ पर राणा हालांकि गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पर रावल होना चाहिए, रावल शाखा से था। रावल रतन सिंह जो था वो गुहिल वंशी था। मैंने बताया था गुहिल वंश आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो राणा कहलाए, अपने नाम के आगे राणा लगाते थे, और एक रावल लगाते थे। रावल वाले रतन सिंह पे आके फिनिश हो जाते हैं, है ना। और जो आपके राणा वाले हैं वो तो आज़ादी के बाद जब राजस्थान का एकीकरण हो गया तब तक महाराणा जो आपके थे ना, महाराणा स्वरूप सिंह जो थे आपके,
उसके बाद में लास्ट में जो जिसको महाराजा धीराज, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को महाराजा धीराज बनाया गया है ना। तो महाराणा भूपाल सिंह तक वो वंश चला आगे है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में रणथंभौर का शासक कौन था? अब आपको ही पता है, हमीर देव चौहान था, है ना। तो ऐसे आरपीएससी के प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को देख कर क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। अब मुझे किस तरह से पढ़ना है, मुझे किस तरह से आइडिया लगाना है। अगर आप हर टॉपिक को इस तरह से कर लेते, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, है ना। कम से कम देखो आप, मैंने कितने प्रश्न छाटे हैं इसमें से, इस टॉपिक में से 23 प्रश्न छाटे हैं। आप अगर 23 प्रश्नों का विश्लेषण कर लो, उसके बाद अगर आप टॉपिक पढ़ते हो, तो मैं कहता हूँ कि अगर हर टॉपिक आप इस तरह से तैयार कर लेते हो, तो आपको टॉप 10 फर्स्ट रैंक में आने से कोई नहीं रोक सकता। और कम से कम सिलेक्शन में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा, है ना। सिलेक्शन तो श्योर हो जाएगा, ये मान के चलिए, है ना। तो एक ये टेक्निक अपनानी है कि पहले अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझे, उसके बाद में सिलेबस के अंदर जो पॉइंट दिया है उसके अंदर पूछा क्या, दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ के साथ, रणथंभौर के साथ और जालोर के साथ जो संबंध रहा, चाहे वो संघर्ष वाला रहा चाहे मित्रता वाला रहा, वो संबंध हमें पढ़ना है। तो ज़्यादातर संघर्ष वाला ही रहा है, मित्र वाला तो बहुत माइनर रहा है ना। तो संघर्ष वाले में जैसे रणथंभौर में जो रणथंभौर के चौहान है वो कंप्लीट है, आपको पढ़ने हैं। जालोर के चौहान जिसमें सिवाना के भी चौहान आ जाएंगे ना, तो वो जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए, वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। और मेवाड़ में आपको कुंभा, हालांकि सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन कुंभा का दिल्ली सल्तनत के साथ में कोई संबंध नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी एक बार प्रश्न पूछा गया। तो कुंभा और आपको जो रावल शाखा थी, रावल शाखा जो स्टार्ट होते, तो रावल शाखा के जो राजा थे और रावल रतन सिंह पे आके ख़त्म होता है, और रावल रतन सिंह को डिटेल से आपको पढ़ना है। ये आपको पता हो कि मुझे पढ़ना क्या है। फिर पढ़ना कैसे है कि पुराने प्रश्न पत्रों में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैटर को पढ़ना है। और कंटेंट आपके पास अच्छा हो, कंटेंट आप मेरे से मंगवा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में कंटिन्यूटी, उसके बाद में डिस्कशन, बहुत महत्वपूर्ण। कई बार तो आप टॉपिक को पढ़ लेते हैं, आपसे पूछते हैं आज कौन सा टॉपिक पढ़ा, हाँ आज कौन सा टॉपिक पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो ये दिक्कत ये हो जाती है, जब आपको टॉपिक याद नहीं आ रहा था, उसके अंदर क्या पढ़ा वो कैसे याद रहेगा, वो रहेगा डिस्कशन से। अरे यार, कोई भी मित्र पकड़ लो, एक जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसको, वो आपके पास है तो बहुत बढ़िया, दूर है तो कॉल लगा दो, जियो फ्री है, एक बार रिचार्ज करवा लिया। फ्री तो क्या है, पैसे लगते हैं उसके भी, लेकिन एक बार रिचार्ज कराने के बाद में अनलिमिटेड है ना। तो आप डेली पढ़ने के बाद में 1 घंटा उसके साथ डिस्कशन करो ना, उससे क्वेश्चन करो ना। आपने हमीरदेव चौहान पूछा तो पूछो उससे सवाल कि बताओ हमीरदेव चौहान जो किन 2 विश्वासघातियों की वजह से हार गया था युद्ध, है ना। या हमीरदेव चौहान या रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस सन में अपना अधिकार कर लिया था, तो सन पूछो उससे 1301 में। बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन से 2 सेनापति जो हमीर पर आक्रमण करने के लिए भेजे, तो नुसरत खां और उलुग खां। अलग अगला नाम बताएगा तो ठीक, नहीं तो उसको बताओगे, ये याद करो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही खातौली का युद्ध जो लड़ा गया वो किस किस के बीच में लड़ा गया, तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया। आप पूछ लो कि खातौली कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो खातौली कोटा में पड़ता है। ऐसे बाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया, ऐसे ही बाड़ी कहाँ पड़ता है ना। तो ऐसे डिस्कशन, यानी पहला टॉपिक का सिलेबस समझना, सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। फिर आपके पास में कंटेंट अच्छा हो, कंटिन्यूटी रखे, बराबर रिवीजन पे रिवीजन करते रहें। उसके बाद में आप क्या रखें, डिस्कशन रखें थोड़ा, है ना, उसका चिंतन मनन करें। उसके अलावा आपका सवाल एक और होगा कि करंट जीके आप कैसे तैयार करें। करंट जीके, तो करंट जीके के लिए मैंने बताया, कोई भी एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल, में किसी का प्रचार नहीं करूँगा, कोई भी एक यूट्यूब चैनल जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कराता है, सप्ते वीकली कराता है, मंथली कराता है, डेली कराता है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हो
जो 10-15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं हो, है ना, 10-15 मिनट का वीडियो हो, वो आप जब पढ़ के थक जाए तो अभी से वो सुनना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि मेन राजस्थान में क्या हो रहा है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। कौन सी नियुक्ति हुई, कौन सी खिलाड़ी चर्चा में रहा, कौन सा स्थान चर्चा में रहा, कौन सी योजना चर्चा में रही, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, है ना, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगी। और लास्ट का जब 1.5 महीना, 2 महीने या 1 महीना जैसा आपको सूट करे, मेरा तो जहाँ तक मानना है कि जहाँ 1 महीना सफिशिएंट, लास्ट का 1 महीना आप करंट को थोड़ा ज़्यादा समय दे दें। ज़्यादा समय का मतलब है कि आप करंट लगभग घंटा या 1.5 घंटा डेली पढ़ने लग जाए, है ना, तो उससे आपका 1 महीने में लगभग करंट हो जाएगा तैयार, और उससे आपके कम से कम 7 से 8 सवाल इजीली सही हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म चल रहे हैं अभी, फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि फॉर्म में आप अच्छे जानकार ई मित्र वाले से ही फॉर्म भरवाएं, ठीक है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे शेयर करें, मैं ज़रूर हल करूँगा। आपने वीडियो कंप्लीट देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे लोगों तक पहुँचाए जहाँ जिनको ज़रूरत है सेकंड ग्रेड की, है ना, जिनको ज़रूरत है सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, है ना। तो इस तरह से अगर क्लियर कट अगर आप पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल बाहर जाएगा या आपके कोई छूटेगा, है ना। लेकिन चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, विश्लेषण के साथ होनी चाहिए, कंटिन्यू के साथ होनी चाहिए, रिवीजन के साथ होनी चाहिए। ये पॉइंट्स है ना, ये क्या है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। ये कर लोगे तो सेकंड ग्रेड में आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। और इस भीड़ तंत्र में, भीड़ के साथ में बस चलते जाओ तो फिर भाई साहब सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कड़वी लगे तो लगे 7 बार बात, है ना। सच बात यही है कि अगर आपको सिलेक्शन निकालना है, टॉप 10 फर्स्ट रैंक लानी है, तो आप हर चीज़ को बारीकी से समझे। मेरा मतलब ये नहीं कि हर टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़े, नहीं, टॉपिक के अंदर मोस्ट बातें कौन सी है उनको बारीकी से पढ़े। जैसे हमीर का जो मैंने बताया था, हमीर पर आक्रमण कब हुआ, हमीर राजा कब बना, है ना, हमीर ने केसरिया किया, ठीक है ना, किस रानियों के नेतृत्व में वहाँ पर जौहर हुआ, है ना, कौन से 2 सेनापति हमीर के थे, कौन से अलाउद्दीन के थे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में डिस्कशन, उसके बाद में कंटिन्यूटी, उसके बाद में मैंने बताया था कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझे, ठीक है ना। और भी कुछ डाउट रह जाता, प्रश्न देके विश्लेषण करें। ये सारी चीज़ें एकत्रित कर लोगे और अपनी ऊर्जा लगा दोगे, तो अपनी ऊर्जा जब लगा दोगे आप पूरी, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, विश्वास मानिए, है ना। और अब की बार पेपर ऐसा कोई भी नहीं है कि हार्ड आएगा, कठिन आएगा, नहीं, पेपर मान के चलो कि सरल आएगा। मुझे सारे प्रश्न आएंगे, मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है। और बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बने रहे, एनर्जी रखे, है ना। और हमेशा अपने मन में ये रखे कि नहीं, अब की बार में सिलेक्शन, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, है ना, मुझे हर तरह से कोई भी परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति, मुझे सिलेक्शन निकालना है तो निकालना है। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। प्लेलिस्ट में स्मार्ट स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर आप देखें। वहाँ पर आपको तरीका मिल जाएगा पढ़ने का, कैसे आपको पढ़ना है। धन्यवाद।